हेलो, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और हमारी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है CHSL 2021 के लिए, उसका आज हम प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट जो हमने 2 किए हैं उनमें 20 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने लगभग। इसके अंदर भी 20 क्वेश्चंस ही हैं और 20 क्वेश्चंस मतलब वही क्या 4-5 क्वेश्चन हमारे जो है DI के बच जा रहे हैं, जो हम DI के क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं ले रहे। बाकी आगे चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 127 दिया हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और ए वी जो है 42 दिया हुआ है, यानी कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन 42 दी हुई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमको बताना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, जो 2 कराया था उसके अंदर भी इस तरह का एक क्वेश्चन था और उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि आप या तो वैल्यू पुट करके कर लो। आपके दिमाग में जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं क्या चीज़ पहले हिट करती है उससे क्वेश्चन को करना। ठीक है, वैसे इसमें हमको दिख रहा है कि ए बी हमको कितना दिया हुआ है, ए बी इसने 42 दिया हुआ है, यानी कि अगर हम 42 को ब्रेक करें तो एक तो 7:6 में ब्रेक हो सकता है, एक 14:1 में हो सकता है। ठीक है, सॉरी 14:3 में, 14 3 भी तो 12 होते हैं ना, तो 14:3 में भी हो सकता है। 21 धुनी 21 टू भी होते हैं, 21 टू है ना, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इस यहीं पे देखो। अच्छा, ये जो हमारी 2 कंडीशन है ये किसको फॉलो करनी, एक ही जो पहली हमने 7 और 6 लिया है, ये अकेली कंडीशन ऐसी है कि 7 × 6 करेंगे तो 42 आएगा, 7 - 6 करेंगे तो 1 आएगा, और 7 का क्यूब करके देख लेते हैं। 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब कितना बनता है हमारा। अगर 127 बन गया तो हम कह देंगे कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या क्या है ए और बी की। ए की 7 हो जाएगी और बी की 6 हो जाएगी। 7 का क्यूब 343 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। जब इनको घटाएंगे आपस में तो 13 में 7 जाएंगे 6, यहाँ 3 बचेगा, 13 में से 1 जाके कितना बचेगा, 12 ही बचेगा। ठीक है, 127 आ गए, यानी कि ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, 7 होगी और बी की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, पूछा क्या इसने हमसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी की वैल्यू हमको 1 गिवन है और ए प्लस बी कितना आ जाएगा हमारा, 7 + 6 13 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 × 1 इज इक्वल्स टू 13 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही करके आना है इसको कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हमको डायरेक्ट दिख रहा था कि 42 अगर मल्टीप्लाई में दोनों की मल्टीप्लाई करने पे नंबर की 42 आ रहा है, तो ऐसे कम ही नंबर हैं, ज़्यादा तो है नहीं है जिनके मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। तो 7 और 6 दिखा सबसे पहले में, और 7 और 6 से क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमारे पास एक क्लू और क्या दिया हुआ है कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि 2 जो हम नंबर मान रहे हैं उनका डिफरेंस भी 1 होना चाहिए। तो अकेला नंबर यही था 7 और 6 जिसका डिफरेंस भी 1 है, 42 भी दे रहा है, और इनका अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो 127 भी 1 रहा है। इससे अलग बाकी आप क्या देख सकते थे, इससे अलग आप अपना फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर लोगे, इसकी वैल्यू पुट कर लोगे, ए बी की वैल्यू पुट कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेना। अगर वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन नहीं होता तो तब आपको ये फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक ट्रेन 15 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी स्पीड हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो उस दूरी को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। 15 मिनट लग रहे हैं उसको 20 किलोमीटर के लिए। इसका मतलब हम क्या कह देंगे, 4 से मल्टीप्लाई इधर, 4 से इधर, तो 60 मिनट में कितना 80 किलोमीटर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, स्पीड बराबर हो गई हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या होती है हमारी, स्पीड कहलाती है ना। अगर किलोमीटर पर आवर में उसकी हम यूनिट ले रहे हैं तो स्पीड 80 होगी। पहले स्पीड क्या थी, 80 थी, और उसने कह दिया कि 10 किलोमीटर इसको और बढ़ा दो, यानी कि अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको बताना क्या है
कि 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फिर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 20, स्पीड कितनी है 90, इंटू 60 कर देंगे हम मिनट के लिए, ठीक है। 30 से इसको काटोगे 2 टाइम्स, इसको काटोगे 3 टाइम्स, हमारे पास कितना बनेगा, 40/3 बन जाएगा, और जो कि क्या होता है 13.33 होता है, ठीक है। या फिर 13, हाँ ठीक है, सेकंड में बदलोगे तो 13 मिनट्स 20 सेकेंड से आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ 1512, ठीक, 1512 सेंटीमीटर क्यूब है। इफ़ द एरिया ऑफ बेस इज़ 108 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स हाइट इज़, इसकी हाइट कितनी होगी। बेस का एरिया इसने कितना दे दिया, 108 दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा जो घना होता है उसका वॉल्यूम होता है कितना है, LVH, वो कितना दे रखा है उसने, 1512। अच्छा, उसका बेस का एरिया कितना होता है, L इंटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई तो होती है बेस में हमारे, वो कितनी दे रखी है 108। बस H निकालना है, तो H बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1512 अपॉन LV इज वस टू 1512/108, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो इसकी यूनिट डिजिट 8 है, उसकी लास्ट में किसके मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 2 कौन देगा, 8 4 32, हाँ ये दे सकता है, 8 7 56 ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, यानी कि 14 ही आएगा। बाकी आप इसको जैसे भी देख सकते हो डिवाइड करके, तो भी 14 ही आंसर आएगा हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 की पावर 21 प्लस 3 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 25 किसके द्वारा विभाज्य है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तुरंत जो सबसे कम पावर वाली डिजिट हमारे पास होती है उसको कॉमन ले लिया करो। तो हम जैसे 3 की पावर 21 कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4, या फिर 3 की पावर 21, ठीक। अंदर क्या बनेगा हमारे 1 प्लस 9 और प्लस 3 की पावर 4 कितना होता है 81, या इसको हम क्या लिख देंगे 3 की पावर 21 इंटू 81 और 1 9, और 9 में 1 और जुड़ जाएंगे तो 91 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसके फैक्टर 91 के क्या क्या होते हैं, 13 इंटू 7। तो हमारे ऑप्शन चेक कर लो, 7 दिया हुआ है, यानी कि 7 से ये नंबर हमारा डिविजिबल है। जो इसने हमको दिया हुआ है ना एक्सप्रेशन है कि ये हमारा 7 से विभाज्य है, डिविजिबल है, ठीक है। अगर 13 देता तो 13 से भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि इसको ही तो डिवाइड करना है हमको, और 13 और 7 दोनों से हो सकता है, इसलिए हमारा 7 ऑप्शन में दिया हुआ था, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्राइंगल XYZ में XY और XZ क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। XP एंगल YXZ के कोण द्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, कौन XP है, ठीक। YP A सेंटीमीटर है और PZ हमारा A+3 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर त्रिभुज का I त्रिभुज का अंतः केंद्र हो, I क्या है, I इन सेंटर है, तो XI रेशियो IP हमको बताना है, ठीक है। मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, मुझे 1 मिनट, ठीक है। हमारा डायग्राम तैयार हो गया। देखो हमारे डायग्राम में इसने क्या कहा है, ये जो हमारा XP है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक, किसका YXZ का। ये हमारा A है और ये हमारी A+3 है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने पढ़ी होगी। यहाँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक तो ये कहती है हमारी कि देखो XY इसके हिसाब से देखो, और XZ का जो रेशियो होगा वही होगा जो YP और PZ का होगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या है A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। A की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ XY की कितनी है 20 है, XZ की कितनी है 25 है, ठीक है। YZ कितना है A है और ये A+3 है। या फिर यहाँ से हम क्या कह देंगे, 5 से इसको डिवाइड करोगे 4, इसको करोगे 5, ठीक। 5A बराबर कितना हो जाएगा 4A+3, या A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 ही आ जाएगी, ठीक है। नहीं 1 मिनट, 4A + 12 हो जाएगा,
या ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब ए की वैल्यू 12 आ गई हमारी। अब हमको देखो करना क्या है इसके अंदर, हमको आई जो है इन सेंटर दिया हुआ है और एक्स आई रेशियो क्या बताना है, आई पी बताना है। अच्छा, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा होगा, ये जो रेशियो आता है इसका क्या होता है, ये होता है एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपॉन बाई जेड, ठीक। बस अब वैल्यू पुट करनी है इनकी, 20 और 25 45 हो जाएगा। अपॉन में वाई जेड कितना आ जाएगा हमारा, 2a+3 यानी कि 30, एक मिनट, 2a कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 24 और 3 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 5 जा और 9 3 जा, यानी कि 5:3 क्या आ जाएगा हमारा रेशो आ जाएगा किसका, 9:3 रेशो आ जाएगा हमारा एक्स आई इज टू आई पी का, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको पता भी होगा और नहीं पता तो याद रखना। इन सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है, जब बाइसेक्ट कर रहा हो इसको, एक्स आई और आई पी का रेशियो क्या हो जाता है हमारा, इन सेंटर का फॉर्मूला होता है कि एक्स बाई प्लस एक्स जेड अपॉन बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की 6 प्लस वन अपॉन ए की 6। ए प्लस वन अपॉन ए 3 दिया हुआ है, हमको पता है ए की 6 प्लस वन अपॉन ए की 6 लाने के लिए हमको पहले ए की क्यूब प्लस वन अपॉन ए की क्यूब निकालना पड़ेगा, और वो कितना होता है के क्यूब माइनस 3k, और के की वैल्यू कितनी है यहाँ 3 दी हुई है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और माइनस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल्स टू 18। तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब कितना आ गया हमारा 18 आ गया। अब इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए की 6 प्लस वन अपॉन ए की 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 324। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए ए की 6 प्लस वन अपॉन ए की 6 की, जो कि हो जाएगा 324 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 322, ठीक है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। इतना मैंने आपको लिख के दिखाया भी, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता होता है कि ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू 3 दी हुई है, तो हमको पहले क्यूब निकालना पड़ेगा, और क्यूब निकालने के लिए हमको जानते हैं के क्यूब प्लस माइनस 3k होता है, ठीक। उसके बाद हमको पता है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 18 आ गया था, तो उसका स्क्वायर करने के लिए किसी का भी अगर एक्स प्लस वन अपॉन ए हमको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमको के दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ ले, तो हम क्या कहते हैं उसको के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस 2 ही हमारा क्या था, डायरेक्ट हमको दिमाग में कर लेना था, जो कि 322 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, वेयर π/2 थीटा, अच्छा थीटा जो है π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, यानी कि थीटा जो है 90 और 180 के बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ 2 cot थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा की हमको वैल्यू बतानी है। चलो छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन अपना। अब यहाँ से एक बात बताओ, 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -4, या फिर हम क्या कह देंगे, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -4/3 आ जाएगी। लेकिन अब हम अगर एक ट्राइंगल बनाते हैं अपना राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमको पता है ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हाइपोटेनस। अब दूसरे क्वाड्रेंट में कोट थीटा अगर यहाँ से निकाल लेंगे, तो दूसरे में भी कोट क्या है, कोट भी माइनस ही रहेगा, तो कोट थीटा तो हम लिख देंगे -3/4, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी बतानी है, 2 cot थीटा माइनस 5 क्या था cos थीटा माइनस साइन थीटा, 5 cos थीटा और माइनस के साइन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। अब अगर हम ट्राइंगल से वैल्यू पुट करें, अपनी इस ट्राइंगल से वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो cot थीटा कितनी आ जाएगी -3/4 ही आएगी, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में कोट क्या है, माइनस ही होता है। अच्छा cos की बात करते हैं,
कोस की क्या आएगी हमारी 3/5, लेकिन वो भी माइनस की आएगी क्योंकि ये भी क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन साइन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है, जो कि आ जाएगी 4/5। बस अब इसको सोल्व करना है, इसको कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स, यानी कि माइनस के 3/2 बचेंगे। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे और माइनस के 4/5 हो जाएंगे। 10 एलसीएम ले लो तो कितना बन जाएगा हमारा, माइनस के 15 प्लस के 30 और माइनस के 8। या फिर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारी क्या आ जाएगी, 15 और 8 23, यानी कि प्लस के ही 7/10 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 7/10 प्लस के। माइनस में नहीं आएगा, क्वाड्रेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट में कैसे कैसे हमने काम किया है। ठीक है, अब आप अच्छे से यहाँ इसको देख लेना, क्वाड्रेंट का खासकर ध्यान रखना, तो कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है उसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ऑन व्हाट प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज ₹1050 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए 20% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। ब्याज जो है 1050 रुपये मिला है, कब, जब ब्याज हमारा कंपाउंड हुआ है, हाफ ईयरली हुआ है, मतलब हाफ आधे आधे साल में कंपाउंडेड हुआ है वो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आर हमारी दर पूरे साल की 20% थी तो आधे साल के लिए कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद आप ये तो फॉर्मूला लगा लो या फिर हमको पता है हम यहाँ से इफेक्टिव रेशियो निकाल सकते हैं। 10 + 10 प्लस 2 साल की बात चल रही है ना, 2 साल ही हो गया, 6 महीने का 2 पीरियड हो गए। 10 × 10/100, इसका मतलब क्या हुआ, 21% होता है, यानी कि 21% का उसको ब्याज मिल गया होगा। और 21% की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, 1050, और 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हमको दिख रहा है 5 टाइम्स हो रहा है इसका, मतलब 50 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा हमारा, बस सॉरी 5,000 आ जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। और आप इसको ऐसे कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, 10 से 11, 10 से 11, वहाँ से भी 21% का गैप ही आएगा, कहीं से भी कर लो। ठीक है, आंसर ऐसे ही आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वर्षों के बाद धन का योग 4 गुना हो जाता है। इफ़ द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ आफ्टर 12 ईयर्स। यानी कि 12 सालों में कोई धन 1 था अगर, तो वो कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 3 का इंक्रीमेंट हो गया उसके अंदर 12 सालों के अंदर। 12 साल में 3 बढ़ा है तो 1 साल में 3/12 बढ़ा होगा। ठीक है, और परसेंटेज के लिए × 100 लगा दो, आर निकालनी है ना हमको। तो 3/12 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे 12 को 3 से, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25%। सी हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं खास। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यदि विकर्ण और एक आयत का क्षेत्रफल, अच्छा यदि एक आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल होगा ये, यानी कि विकर्ण तो उसका डायगोनल तो कितना है, 29 मीटर है, और 420 मीटर स्क्वायर क्या है उसका एरिया है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो एक हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है कोई, मान लो। तो ये एल है, ये बी है, ये इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो इसने 2 कंडीशन दी हैं कि एल बी, ये एरिया होता है एल × वी, ये तो 420 दिया है, और डायगोनल कितना होता है हमारा, L² + B², वो भी अंडर रूट के अंदर, वो क्या होता है हमारा डायगोनल होता है, जो कि उसने 29 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको या तो इसको सोल्व करोगे यहाँ से, ठीक, जो कि अपने आप में काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन जब हमको पता है कि हमारा 29 दिया हुआ है ये डायगोनल, तो हमारा एक ट्रिपलेट होता है, क्या, 20, 21 और 29 का, अगर आपको याद हो तो। और ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। मैंने अभी ये ट्रिपलेट वगैरह की ट्रिग्नोमेट्री की एक PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। वहाँ पे अच्छे ट्रिपलेट दिए हुए हैं, सारी चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं। ठीक है, उसको देख सकते हैं। तो हमको पता है 29 अगर डायगोनल है तो 20 और 21। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ये ट्रिपलेट
हमारा सही बैठ रहा नहीं बैठ रहा, तो हमको पता है 20 और 21 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 420 होती है, जो कि हमारा एरिया हो जाएगा। अच्छा 20 और 21 दोनों ही ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, तो किसको लेंथ कहें किसको ब्रेथ कहें। एक चीज़ हमेशा याद रखना, रेक्टेंगल के अंदर ऑलवेज लेंथ जो है ग्रेटर देन ब्रेथ होती है, ठीक। तो हमारी 21 क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और ब्रेथ की बात करेंगे तो लेंथ हमारी 21 होगी, और ब्रेथ की बात करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। तो 21 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ cos थीटा इज टू 1/2 दिया हुआ है और p बराबर tan थीटा दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2। कुछ नहीं, डायरेक्ट सोचने की इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या कोई ट्रिक लगाने की। ट्राइंगल बनाओ, हमको पता है ये एक तो ये 2 और ये कितना आ जाएगा हमारा √3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ से, √3/1, मतलब √3 ही हो जाएगी। अब पी स्क्वायर कितना है, अब हमको ये पी की वैल्यू है √3, अब पुट कर दो बस पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2 में, 5p माइनस 2, इसकी तो वैल्यू पता नहीं है। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 3 ही हो जाएगा, माइनस 5p 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और माइनस के 2, या फिर हम क्या कह देंगे 1 माइनस 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति ने एक स्कूटी 26,000 रुपये में खरीदी, इसे 10% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। स्कूटी ली थी 26,000 रुपये की, 10% की हानि पर बेच दिया। जो उसके पास पैसे आए उस पैसों से उसने एक स्कूटर खरीदा और उस स्कूटर को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। तो समग्र हानि या लाभ यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हमको बताना है कि उसको ओवरऑल क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। भले ही इसने हमको 100 मतलब ये वैल्यू दी हुई है 26,000 स्टार्टिंग में, हम कहते हैं कि 100% उसने 100% पे कोई चीज़ खरीदी होगी। जो इसने इसका स्टार्टिंग में स्कूटी खरीदी है ना 26,000, हमने उसको 100 मान लिया कि 100 में उसने खरीद दी, ठीक। 10% की हानि पे बेच दी मतलब 90 पे बेची होगी। अब इस 90 की इसने बेच के एक स्कूटर ले लिया 90 रुपये का, रुपये मान लो, यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब इस 90 पे क्या किया इसने कि 20% के प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। तो 90 का 20% कितना होता है, 9 दूनी 18, यानी कि 18 हो जाएगा। 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 आएगा, ठीक। तो उसने वो चीज़ 108 की बेच दी, वो बाद में स्कूटर खरीदा था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था उसका, 100 रुपये से, पहुँच कहाँ गई वो 108 पे। कितना इफेक्टिव चेंज आ गया, 8% का चेंज आ गया, ठीक। 8% का मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में 8% का चेंज आ गया, यानी कि 26,000 जो उसने शुरू में इन्वेस्ट किए थे, आज उसको उस पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और 0 ऐसे ही आ जाएगा। 8 6 48 होते हैं, 4 कैरी, और 8 2 16 और 4 20, यानी कि 2080। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper gains 19% after allowing a discount of 15% on the market price of an article। एक शॉपकीपर है, उसने किसी आर्टिकल पर 19% गेन, अच्छा 15% डिस्काउंट देने के बाद MRP पर फिर भी 19% यानी कि 19% कमा रहा है वो। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट अ मार्क प्राइस अलाउंग नो डिस्काउंट। मतलब अगर उस पर हम मार्क प्राइस पे उसको MRP पे भी बेचें तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, हमको यही चीज़ बतानी है, ठीक। 1 मिनट रुको, करते हैं इसको, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपना। अच्छा एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि हमारा CP और MP का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 100 CP अपॉन MP का जो रेशो होता है वो 100 अपॉन माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो नोट कर लीजिए। काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है जो बहुत काम देता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, CP और MP का डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं। 15% की छूट पे बेच रहा है मतलब 100 माइनस D करेंगे, यानी कि 85 हो जाएगा। और 19% का प्रॉफिट ले रहा है मतलब 119% पे बेच रहा होगा उसको। 119% पे बेच रहा होगा तभी तो उसको 19% का लाभ हुआ। 100 प्लस P करना है हमको MP के लिए,
यहाँ से फिर इसको और छोटा कर लो, 17 से काटोगे इसको तो 5 आएगा, 17 सत्ते कितने होते हैं, 119 होते हैं। यानी कि इसका सी पी कितना है, 5 है, एम पी कितना है, 7 है। वो कह रहा है कि अगर एम पी पे बेचें हम 5 की चीज़ को 7 में बेचेंगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, किस पे, 5 पे, इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40% का प्रॉफिट। बी हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 3:4:6:8। इफ द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 84, फाइंड द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है कुछ। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों साइड का रेशियो दे रखा है और ऊपर से पेरीमीटर दे रखा है उनका। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3:4:6:8। टोटल कितनी होगी चारों साइड्स की, 4 3 7 6 13 और 8 21। 21 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 84। और पूछ किसकी रहा है, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कितनी है, 8 की वैल्यू बतानी है। 21 चौके 84 होते हैं तो 8 चौके 32, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप देख रहे हो कि हमारी लॉन्गेस्ट साइड जो है 8 है, यानी कि आंसर जो भी होगा हमारा 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 का मल्टीपल केवल और केवल ऑप्शन जो था 32 था, और कोई हमारा 8 से नहीं कट रहा, तो हमारा डायरेक्ट भी हम इस क्वेश्चन को टिक कर सकते थे आंसर इसका। ठीक है, बाकी वैसे भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एल एंड एम आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड एक्स वाई एंड वाई जेड, सॉरी एक्स जेड, यानी कि एल और एम जो है साइड एक्स वाई और एक्स जेड के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, आर इज़ अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट एल एम। एक सेगमेंट जो एल एम बनी हुई है उस पर आर एक पॉइंट है जिसका रेशो एल आर इज टू आर एम क्या दे रखा है हमको, 1:2 दे रखा है। इफ़ एल आर इज इक्वस टू 3 देन वाई जेड इज इक्वस टू, ये हमको बताना है कि वाई जेड कितना होगा। ठीक, इसका डायग्राम बना लेते हैं। हिंदी में देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हिंदी में पढ़ेगा, ये वाई जेड जो है गलत लिखा हुआ है, ये एक्स जेड होगा, वाई जेड नहीं होगा। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। कि हमने अपना डायग्राम बना लिया है। हमारा एक्स वाई पे हमने क्या एल एक पॉइंट ले लिया, ऐसे ही एक्स जेड पे हमने एम एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, सेगमेंट हमारी एल आर पे एक हमने, सॉरी एल एम पे एक पॉइंट हमने आर ले लिया, और एल आर और आर एम का रेशियो क्या दे रखा है इसने, 1:2 दे रखा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्या कहती है, हमारी मिड पॉइंट थ्योरम देखो ये कहती है, आपको पता ही होगा कि ये रेशियो अगर 1 है ये भी 1 हो जाएगा मिड पॉइंट का मतलब, ऐसे ही ये रेशियो इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि पूरे की बात करें, ये रेशियो अगर 1 है तो पूरा रेशियो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वाला जो बीच का सेगमेंट है ये 1 है तो नीचे का रेशियो हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ठीक, अब इसको 1 मिनट हटा देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, ये हमको पता है कि इसका रेशियो जो होगा एल आर का और वाई जेड का, ये एल आर का कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। अगर उसका रेशियो कितना बन रहा है, 1:2, यानी कि टोटल 3 हो रही है वो, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब हाँ मुझे एक बात बताओ, एल आर कितना है, एक रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 3 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और 6 की वैल्यू पूछ रहा है, बाई जेड 6 है ना, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा था। इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता दी कि सबका रेशियो इनका 1:2 होगा, बड़े छोटे वाले ट्राइंगल का और बड़े वाले ट्राइंगल का। ठीक है, इसके सारे साइड्स का रेशियो 1:2 के रेशियो में होगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हमारी यही कहती है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये 6306 रुपये को हमको एक्स बाई जेड में बांटना है, और किस रेशो में बांटना है, x:y का रेशो हमारा 7:5 होना चाहिए, और y:z का रेशो हमारा 4:3 होना चाहिए। तो फिर हमको y का हिस्सा बताना है कि y का हिस्सा कितना होगा। ठीक, अब हमको पता है एक्स वाई का रेशो 7:5 है, 7:5 है। ठीक, और y/z का रेशो कितना है, 4:3 है। यहाँ पे y की वैल्यू 5 हो रही है, यहाँ पे 3 हो रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या तो आप देखो एक वो बनाते हैं ना, उल्टा जेड बनाते हैं। ठीक है, या फिर हम जो दूसरा अपना एन बना के करते हैं उसको भी देख लीजिए। ये 7:5 दिया हुआ था, ये 4:3 दिया हुआ था। यहाँ से हम करते क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ। ठीक, 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया, 63 हो गया। और 63 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 6300 दी हुई है। मतलब क्या है कि 100 से मल्टीप्लाई कर रखी है इन्होंने। तो 20 कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी।
और यही हमको बताना था। ठीक है, यहाँ से भी आपको करना चाहते हो तो यहाँ से करने के लिए हमको पता है 5 और 4 को इक्वल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम 20 आएगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने की 5 को 20 बनाने के लिए, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 को 20 बनाने के लिए। ठीक, बाकी दूसरा मेथड आपको पता ही है कि यहाँ पे n बना के कर लिया करो। उल्टा n मतलब यही समझाने के लिए कह देते हैं, बाकी करना हमको ये है कि 7 की मल्टीप्लाई 4 से, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एम ट्राइंगल एबीसी जिसकी अंतः त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है उसका केंद्र है। यदि बीसी 24 सेंटीमीटर हो और एम एल बी सी पर लंबवत हो तो एम एल की लंबाई बतानी है हमको। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया है। इसने क्या कहा है कि बी सी हमारा 24 है, ये इसका हम क्या मानते हैं, सर्कम सेंटर मान लेते हैं। तो सर्कम सेंटर को इसने क्या कहा है कि सर्कम सेंटर एम है। ठीक, और बी सी पे यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है एक ये, जिसका नाम दे दिया एल। और हमको पता है परपेंडिकुलर जब भी हम कोड के ऊपर डालते हैं ये 90 का एंगल बनाता है, प्लस कोड को 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी साइड ये वाली। अच्छा, ये यहाँ से कितना दिया हुआ है इसका, इसकी जो ये सर्कम रेडियस दी हुई है हमको, ये कितनी दी हुई है सर्कम रेडियस, 15 दी हुई है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एम एल, यानी कि ये वाली लेंथ पूछ रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये 15 है हाइपोटेनस, बेस 12 है, तो हमको पता है 3 4 5 वाला ट्रिपलेट बन रहा है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, और कितना आएगा ये हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, एम एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है, 3 में उसमें 3 3 से मल्टीप्लाई की हुई है बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 कोसेक स्क्वायर एंगल जो भी कुछ है ये एट द रेट है ना, अल्फ़ा मान लो, प्लस 25 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मिनिमम वैल्यू बतानी है। हमको पता है इसकी मिनिमम वैल्यू जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन कोसेक, सेक कोसेक और टेन कोट, इनके लिए मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2 अंडर रूट ए बी। ठीक, या फिर 2 अंडर रूट 8 इंटू 25 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 अंडर रूट 2 हमारा आंसर आ जाएगा ए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए से बी 15 किलोमीटर, अच्छा रीचा ए से जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी तक जाती है, बी से सी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ती है। अच्छा, जो डिस्टेंस है ए बी बराबर बी सी है और सी डी। ठीक है, ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो उसकी हमको औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड क्या होगी रीचा की। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड बराबर एवरेज डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस हमारी अपॉन में टोटल जो टाइम लगा उसको। ठीक है, तो डिस्टेंस हम क्या करते हैं, एक बात बताओ, डिस्टेंस इसने क्या कहा है कि तीनों जगह की बराबर है। मान लो ऐसे कोई पॉइंट है ए बी सी और डी, ये डिस्टेंस ये वाली और ये वाली और ये वाली बराबर है आपस में। तो हम ऐसी डिस्टेंस मानेंगे कोई भी जो 15 से भी डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइड हो और 30 से भी डिवाइड हो। ठीक है, यानी कि इन तीनों का हमको एलसीएम चाहिए, 15 20 और 30 का। 15 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60। यानी कि 60 ये है, 60 ये है और 60 ही ये वाली है। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 6 18 180 हो जाएगी। ठीक है, अब टाइम की बात करते हैं। तो इस वाले 60 किलोमीटर को चलने के लिए वो 15 की स्पीड से चली है, 15 चौके 60, यानी कि 60/15 करेंगे तो 4 घंटे लगेंगे उसको। ठीक, जब अगले वाली बी से सी की बात आएगी तो 60 किलोमीटर को चलने के लिए 20 की स्पीड से उसको 3 घंटे लगेंगे। जब सी से डी गई होगी वो 60 किलोमीटर ही जाना है उसको, 30 की स्पीड से गई है तो 2 घंटे लगे होंगे। ठीक, यानी कि 4 3 7 2 9, 180/9 बराबर कितना आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 25 आदमियों की औसत आयु 28 वर्ष है,
5 नए आदमी जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमको कुल आदमियों की औसत आयु बतानी है कि क्या होगी। इस क्वेश्चन को, औसत वाले क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, 3-4 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। पहला तरीका देखो ये हो जाएगा, सबका बताना है तो हमको पहले सम लिख लो। 25 आदमियों की कितनी है 28 एवरेज, प्लस 5 नए आदमी आए हैं उनकी एवरेज 25 है, अपॉन कर दो ये कितने टोटल आदमी हो गए 30। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, या फिर हम और क्या कह सकते हैं, एक बात बताओ, 25 आदमी थे स्टार्टिंग में, उनकी एवरेज एज कितनी थी 28 थी, लेकिन बाद में जो 5 आए हैं उनकी कितनी है 25 है। अगर इनकी भी 28 ही होती तो हम कह देते भाई सबके 30 के 30, सब जब 30 हो गए ना, कि 30 की 30 की 28 हो गई। लेकिन हुआ क्या है, ये 3-3 कम लेके आ रहे हैं, इनकी एज 3-3 क्या है कम है, यानी कि 5 आदमियों की एज कितनी कम है 15 कम है। अब अच्छा, ये जो 15 कम हुई इनकी, ये 15 30 के 30 में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। ठीक, यानी कि हर किसी की एज में कितने की कमी आ जाएगी एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे, एक बात बताओ 15 टोटल आयु कम हुई है, 30 टोटल आदमी है, यानी कि 0.5 की कमी आ जाएगी सबकी एवरेज एज के अंदर। जो पहले 28 हो रही थी, ठीक है, जो पहले 28 थी ना वो, अब उसमें क्या होगा कि 0.5 की कमी आ जाएगी इनकी जो 15 आयु कम लेके हैं इसकी वजह से, यानी कि कितनी हो जाएंगी 27.5 एवरेज एज हो जाएगी सबकी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो कि ये 25 लेके आए, यानी कि 3-3 कम आयु है इनकी, 3-3 आयु कम है तो 5 आदमी है, कुल मिला के कितनी कम कर दी इन्होंने 15 कम हो गई। ये जो 15 कम हुई है ये टोटल कहाँ जाएगी ये सब में थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। टोटल आदमी कितने थे 30 थे, तो 15 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि हर किसी की आयु में 0.5 की कमी आ जाएगी। अच्छा, एवरेज कितनी थी पहले 28 थी, अब कमी कितनी की आ रही है 0.5 की, यानी कि अब एवरेज कितना हो जाएगा 27.5 हो जाएगा। हमारे आज के जो प्रैक्टिस सेशन वाले क्वेश्चन थे CHSL वाले सेट 3 के, आज यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल भी होंगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।